हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं कभी यूट्यूब वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं कोरा पर कुछ आंसर्स लिखता हूँ, लोगों के डाउट सॉल्व करता हूँ, मोस्टली ऑफ मेडिकल एस्पिरेंट्स या मेडिकोस के रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ मेडिसिन और एम्स के बारे में एंड लाइक दैट। बट आज जब मैंने एनएमसी द्वारा रिलीज्ड जो प्रपोज ड्राफ्ट रेगुलेशंस है रिगार्डिंग नेक्स्ट एग्ज़ाम नेशनल एग्जिट टेस्ट, उसको मैंने जब देखा तो देन आई डिसाइडेड दैट इट इज़ नेसेसरी टू मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दिस बिकॉज इट कंसर्न्स आवर लाइव्स एंड इट कंसर्न्स आवर फ्यूचर। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं ये जो प्रपोज़ल है इसके क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं उसको मैंने डिस्कस किया है। ये डिस्कस करना इसीलिए भी अभी ज़रूरी है ताकि हम लोग इस पर प्रॉपरली इसके प्रोज और कॉन्स को डिसाइड करके, इसको डिस्कस करके प्रॉपर रिस्पांस जो है एनएमसी को भेज सकें। बिकॉज इसमें 1 मंथ का टाइम दिया गया है रिस्पांस भेजने के लिए। सो रिस्पांस भेजने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वी अंडरस्टैंड कि इसमें आखिर कहा क्या गया है। तो मैं पूरा तो डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन जो रेलेवेंट चीज़ है पहले एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या स्कीम है। स्कीम ये है कि नेक्स्ट वन जो है वो यूनिवर्सिटी का जो हमारा एग्ज़ाम होता था या फाइनल प्रॉफ एग्ज़ाम होता था उसको रिप्लेस कर देगा। तो उसके बदले नेक्स्ट वन का एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट वन जो रहेगा वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। और एमसीक्यू बेस्ड, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि या तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट या मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, वो किसी भी प्रकार से रह सकता है, जो कि यहाँ पर मेंशन्ड भी है। देखिए, द क्वेश्चंस शैल बी वन और मोर देन वन टाइप ऑफ दी मल्टीपल चॉइस टाइप। तो इतना तो क्लियर है कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उसके बाद जो है ये ऑनलाइन मोड में होगा, सीबीटी मोड में होगा। और इसको देने के बाद जो है ये ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट किया जाएगा। इसमें 6 पेपर्स रहेंगे। 6 पेपर्स में से मेडिसिन एंड एलाइड रहेगा, सर्जरी एंड एलाइड, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ओटोराइनोलैरिंजोलॉजी दैट इज़ ईएनटी, और ऑप्था रहेगा। प्लस इसमें अप्लाइड एस्पेक्ट्स जो है फर्स्ट और सेकंड एमबीबीएस का जो अप्लाइड एस्पेक्ट है वो पूछा जाएगा। और थर्ड एमबीबीएस का भी अप्लाइड एस्पेक्ट पूछा जाएगा, जो कि बाद में मेंशन्ड है कि 10% वेटेज रहेगा, रिस्पेक्टिव पेपर्स में रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा 10% वेटेज। तो एनैट, फिजियो, बायोकेम, पैथ, फार्मा, माइक्रो, एफएमटी और पीएसएम या सीएफएम जो भी कहना कह सकते हैं, उसका 10% वेटेज रहेगा। और ये इन्हीं 6 पेपर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। और इसका शेड्यूल जो है इस प्रकार है, जो इसमें जो है डॉक्यूमेंट में लास्ट में दे रखा है कि मेडिसिन एंड एलाइड के 120 क्वेश्चंस रहेंगे, सर्जरी एंड एलाइड के 120, ऑब्स्टेट्रिक्स के 120 और पीडिया, ईएनटी और ऑप्था के 60-60-60 ईच रहेंगे। और ड्यूरेशन भी, इसका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है यहाँ पर। और उसी प्रकार से जो है इसमें जो है फर्स्ट डे पर मेडिसिन लिया जाएगा और पीडियाट्रिक्स लिया जाएगा, फिर एक बीच में रेस्ट डे होगा, फिर सेकंड डे पर सर्जरी ईएनटी लिया जाएगा, फिर रेस्ट डे होगा, फिर ऑप्था लिया जाएगा, और ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन जो है वो फाइनल प्रॉफ को रिप्लेस करेगा और रोटेटरी इंटर्नशिप जो होता है हमारा उसके पहले लिया जाएगा। ये देने के बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा हम लोग को जनवरी में। सो दिसंबर में ये हो जाएगा कंप्लीट। फाइनल ईयर जो होता है उसका दिसंबर में कंप्लीट होगा नेक्स्ट वन। फिर जनवरी में होगा हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, जो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर कराएगी। उसके बाद जो है 1 ईयर का भी रोटेटरी इंटर्नशिप होगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट 2 कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि मोस्टली क्लिनिकली ओरिएंटेड रहेगा। उसमें वाई ये सब पूछा जाएगा और क्लिनिकली ओरिएंटेड रहेगा। और वो बस पास फेल रहेगा, उसका रिजल्ट बस पास फेल के तौर पर आएगा। और जैसे ही उसमें पास कर जाएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट 2 में उसको जो है डिग्री मिल जाएगा। अच्छा, तो अब पीजी का सीट कैसे अलॉट होगा? तो पीजी का सीट जो है नेक्स्ट वन जो दिया गया था इंटर्नशिप के पहले, उसके स्कोर्स के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। तो ये रहा एक बेसिक ओवरव्यू। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे, इसके प्रोज से शुरू करते हैं, क्योंकि प्रोज जो हैं, क्योंकि कॉन्स जो हैं थोड़ा ज़्यादा डेडली हैं इसके। तो हम लोग पहले प्रोज से शुरू करेंगे कि आखिर कुछ फ़ायदा भी है या नहीं है। तो जब मैंने अपने फ्रेंड से बात किया तो कुछ लोगों ने कहा कि अटेंडेंस को लेके कहा कि अटेंडेंस जो 75% होता था, मैंडेटरी होता था, अब शायद ना हो, क्योंकि ये नेशनल लेवल का टेस्ट हो गया है। तो शायद जो है कॉलेज जो है अटेंडेंस के बेसिस पर किसी को ना लटकाए, तो अटेंडेंस शायद रिलैक्स्ड हो जाए, ऐसा कुछ। लेकिन हालांकि एनएमसी
का जो आया है ड्राफ्ट, इसमें इसका कोई मेंशन नहीं है, इसलिए इसको एक वैलिड पॉइंट कंसिडर करना भी अच्छा नहीं होगा कि अटेंडेंस का कोई वेटेज नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि शायद इसका उतना वेटेज ना रहे, या वेटेज रहे भी तो शायद कॉलेज इसको थोड़ा रिलैक्स कर दे, लेकिन इसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इंटरनल मार्क्स का। तो इंटरनल मार्क्स जो रहता था वो एम्स में खास करके, जैसे एम्स पटना, एम्स दिल्ली वगैरह में 50% इंटरनल मार्क्स का वेटेज रहता था। लेकिन अब इस नए सिस्टम के हिसाब से अब फिर से लोग कह रहे हैं कि शायद अब इंटरनल मार्क्स का वेटेज ना रहे, क्योंकि नेक्स्ट वन जो रहेगा वो तो ऑल इंडिया बेसिस पर होगा, तो उसमें तो फिर इंटरनल का कोई बात ही नहीं रह जाता है। तो शायद ये एक प्रो है इसका कि इंटरनल मार्क्स का वेटेज शायद ख़त्म हो जाए। फिर है कि कुछ लोग का मानना है कि ये वन टाइम एग्ज़ाम है, तो पहले प्रॉफ का तैयारी करो, उसके बाद फिर एंट्रेंस का तैयारी करो पीजी का। तो ये नहीं करना पड़ेगा, एक सिंगल एग्ज़ाम का तैयारी करना पड़ेगा, सिंगल एग्ज़ाम में बैठ के उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो शायद ये एक प्रो हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक शॉर्ट टर्म प्रो है, और बाद में जाके इससे और नुकसान होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है। फिर अगला है कि कुछ लोगों को जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने में दिक्कत होती है, या हैंडराइटिंग ख़राब रहता है, अपना जो नॉलेज है उसको कुछ लोग सब्जेक्टिव आंसर के रूप में लिख नहीं पाते हैं। तो वैसे लोग के लिए जो, अब चूँकि नेक्स्ट वन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो उन लोग के लिए वो बेटर है, एक तरह से मान रहे हैं कि उसमें जो है उन लोग के लिए एडवांटेजियस है। अगला इसका प्रो ये है कि इसमें लेसर कवरेज है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स का। तो थर्ड ईयर मतलब कि एफएमटी और सीएफएम का, क्योंकि ईएनटी और ऑप्था तो मेजर सब्जेक्ट इसमें रहेगा ही, बट एफएमटी हो गया और सीएफएम हो गया, पैथो फार्मा, माइक्रो, एनएट, फिजियो, बायोकेम, ये सब का वेटेज जो है बस 10% रहेगा। तो ये भी कुछ लोग का ये मानना है कि फर्स्ट ईयर में जो लोग या सेकंड ईयर अच्छे से नहीं पढ़े, बहुत डेप्थ जाके नहीं पढ़े, उनको जो है फ़ायदा है कि उनको उन चीज़ों को जो पीजी प्रिपरेशन काफ़ी डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ता था, अब नहीं पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मेरा मानना ये है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर जो है बेस प्रोवाइड करता है आगे की ईयर्स में, तो जिनका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अच्छा रहेगा उनको ऑब्वियसली जो है आगे ये कोर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में भी उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसको एग्जैक्टली प्रो कहना सही है या नहीं, ये अलग बात है। तो ये रहे कुछ जो इसके प्रोज हम लोग काउंट कर सकते थे। अब इसके डेडली कॉन्स पर आते हैं कि इसमें क्या क्या है, इस जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया है इसमें क्या क्या है, इसके कॉन्स क्या क्या हैं, इसमें खामियां क्या क्या हैं। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि पहले जो है ट्वाइस एक साल में 2 बार जो है इनिसेट या एम्स जो भी आप कहिए, इनिसेट होता था, प्लस जो है एक नीट पीजी भी होता था। मतलब कि पर ईयर जो है 3 अपॉर्चुनिटी मिलता था एक एस्पिरेंट को क्लियर करने के लिए पीजी को। अब जो है चूंकि एक साल में एक ही बार होगा टेस्ट, तो अपॉर्चुनिटी जो है वो काफ़ी घट गया है। हालांकि एक बात इसमें यह भी है कि इसका एक बहुत ही विवादास्पद क्लॉज है इसमें, जिससे ये भी हम लोग को पता चलता है कि शायद एक साल में एक अपॉर्चुनिटी भी उसको मिल सकता है, या हो सकता है 2 साल में एक अपॉर्चुनिटी मिले। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं एक क्लॉज दिखाता हूँ इसका। तो ये जो है इसका विवादास्पद क्लॉज है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन द नेक्स्ट स्टेप 1 रेगुलर एग्जामिनेशन टू इम्प्रूव दी स्कोर्स, provided these examinations for improvement of scores are taken at least after 1 year of completion of next step 2। मतलब कितनी बार भी आप इम्प्रूव अपना स्कोर करने के लिए आप नेक्स्ट 1 दे सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड मतलब इस शर्त पर कि वो जो आप टेस्ट देंगे वो आप नेक्स्ट स्टेप 2 को क्लियर करने के एटलीस्ट 1 ईयर के बाद देंगे। तो अब यहाँ गड़बड़ी क्या आता है, किस प्रकार से स्टूडेंट्स एक और एक्स्ट्रा ईयर खो रहे हैं, अब ये मैं आपको समझाता हूँ। हम इसमें एग्जांपल लेंगे 2019 बैच का। सपोज जो है 2019 बैच जो है वो अपना जो है नेक्स्ट वन जो है देगा दिसंबर 2023 में, नेक्स्ट वन देता है। अब नेक्स्ट वन देने के बाद ये जो है अपना जनवरी 2024 में शुरू करे, ये देगा प्रैक्टिकल एग्जाम्स यूनिवर्सिटी के। इसको भी अब क्लियर कर लीजिए, कर लिया मान लीजिए। उसके बाद फरवरी 2024 में जो है शुरू होगा इंटर्नशिप, जो कि इंटर्नशिप चलेगा फरवरी 2025 तक। अब इसके बाद मार्च 2025 में नेक्स्ट 2 देगा वो स्टूडेंट। अब इससे भी क्लियर कर लिया उसने, डिग्री मिल गई।
लेकिन अब उसको स्कोर इम्प्रूव करना है, तो अपना नेक्स्ट वन उसको फिर से देने का मन है, तो अगला नेक्स्ट वन होने वाला है दिसंबर 2025 में। तो आइडियली तो स्टूडेंट को ये दे देना चाहिए, लेकिन अब क्या होगा कि चूंकि इस क्लॉज में मेंशन्ड है कि वो दे सकता है प्रोवाइडेड कि वो नेक्स्ट 2 के 1 साल के बाद देगा, तो इसके तो बस 9 महीने बाद आ रहा है ये दिसंबर 2025, मतलब ये तो वो नहीं दे सकेगा इस रूल के हिसाब से, और उसको एक और साल इंतज़ार करना पड़ेगा, मतलब 9 मंथ प्लस 1 ईयर इंतज़ार करना पड़ेगा, दिसंबर 2026 में जाके वो अपना सेकंड अटेम्प्ट दे सकेगा। ये इसका सबसे बड़ा फ्लॉ है अभी प्रेजेंट जो ड्राफ्ट रिलीज़ हुआ है, जिसके खिलाफ तुरंत जो है हम लोग को अपना सजेशन सबमिट, एटलीस्ट ये मतलब कि किसी भी पॉइंट के खिलाफ करें या ना करें, इस पॉइंट के खिलाफ तो ज़रूर ही करना है, क्योंकि ये क्लॉज जो है काफ़ी एम्बिगुअस है। हालांकि बाकी क्लॉजेस भी काफ़ी गड़बड़ हैं। अब हम लोग, ये हो गया हम लोग का एक कॉन हो गया। अब अगला कॉन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसको थर्ड कॉन कहेंगे। तो पहला कॉन तो ये था कि अपॉर्चुनिटी जो है काफ़ी कम हो जा रहा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी जो है सिर्फ साल में एक बार या 2 साल में एक बार हो जा रहा है। दूसरा कौन यही हो जा रहा है कि दूसरा कौन हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लॉज गड़बड़ है। इस क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 1 ईयर नेक्स्ट 2 के बाद वेट करना पड़ जाएगा। तो ये 2 गलतियां तो पहले मिल गई। अब तीसरा कौन ये है इसका कि नॉर्मलाइजेशन का इशू हो जाएगा, या नॉर्मलाइजेशन से पहले हम लोग बात करते हैं कि एवरेज ऑफ स्कोर, क्योंकि स्कोर जो है ना ये नेक्स्ट का वो 3 साल तक वैलिड रहने वाला है। अब क्या है कि अगर जो एक स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट देता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको जो है मान लीजिए कि मान लीजिए 1000 मार्क्स का है, मान लीजिए, और उसमें जो है उसको 550 मार्क्स आते हैं। उसके बाद उसको अगले सेकंड अटेम्प्ट देता है, उसमें 600 मार्क्स आते हैं। फिर थर्ड अटेम्प्ट वो देता है, इससे भी खुश नहीं है स्कोर से, फिर थर्ड अटेम्प्ट देता है, उसमें उसको 900 मार्क्स आते हैं। तो फाइनली जो उसका स्कोर होगा, जो कि उसको पीजी एडमिशन में कंसिडर किया जाएगा, वो 900 नहीं होगा जो उसने थर्ड अटेम्प्ट में लाया था, वो ये तीनों का एवरेज स्कोर होगा। तो एवरेज स्कोर अगर जो इसका किया जाएगा तो वही है कि अराउंड इसका 683 आउट ऑफ 1000 आएगा। तो ये जो एक ड्रॉपर है जो कि खूब ज़्यादा वो मेहनत किया है, उसके मेहनत का ये मजाक हुआ कि वो मेहनत करके 900 आउट ऑफ 1000 ले आया थर्ड अटेम्प्ट में, लेकिन उसको फाइनली जब स्कोर अलॉट किया जाएगा, जिसके हिसाब से उसको रैंक मिलेगा, जिसके हिसाब से उसको कॉलेज मिलेगा, वो 683 आउट ऑफ 1000 रहेगा। तो ये भी काफ़ी गड़बड़ क्लॉज है इसमें, ये भी इसका बहुत बड़ा कौन है। अब अगला चीज़ हम लोग जाएंगे कि अगला कौन है, नॉर्मलाइजेशन। अगला क्लॉज आता है नॉर्मलाइजेशन का। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये बच्चा ड्रॉपर है जो थर्ड अटेम्प्ट में 900 लाया था, लेकिन इसका एवरेज करके 683 कर दिया गया। अच्छा, वहीं इसी साल जो इस ड्रॉपर का थर्ड ईयर था, लेकिन उस साल फ्रेशर्स भी तो काफ़ी एग्जाम देंगे, तो उस फ्रेशर ने मान लीजिए कुछ 700 मार्क्स ले आया, 800 मार्क्स ले आया, जो भी ले आया, कि कोई भी मार्क्स वो ले आया, तो कैसे इस व्यक्ति का, जिस ड्रॉपर का 3 साल का एवरेज लिया गया है और स्कोर प्रिपेयर किया गया है, और उस फ्रेशर का जिसका 1 ही साल का स्कोर है, तो इस बेसिस पर एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा, एक कंबाइंड रैंक लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा, आखिर वो नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया क्या होगा, और या कोई भी क्राइटेरिया नॉर्मलाइजेशन का अगर सिलेक्ट किया जाता है तो क्या वो सही होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो अगला कौन ये हो गया। अब उस फिर से अब एक और अब नेक्स्ट कौन पर जाते हैं हम लोग कि क्या विल द रैंक्स बी इमीडिएटली रिलीज्ड, क्या तुरंत रैंक रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट वन तो आदमी प्रॉफ जब देता है उसी टाइम नेक्स्ट वन दे देगा, और लिखा हुआ है इस रूस्टर में लिखा हुआ है कि जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा, जनवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा। रुकिए दिखाते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जनवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसका जो है डेट ऑफ एग्जाम जो है सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर होगा, और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट में सिर्फ मार्क्स रहेगा या रैंक भी रहेगा, या जो रैंक रहेगा वो आफ्टर वो इंटर्नशिप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप 2 दिया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप 2 का वो सप्ली तो सबका होना है, जिसमें जो फेल करेगा तो जो भी, तो नेक्स्ट स्टेप 2 कहने का मतलब नेक्स्ट स्टेप 2 के बाद रैंक आएगा, या स्टेप 1 का जो रिजल्ट आएगा उसी में रैंक भी आ जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि नेक्स्ट स्टेप मार्क्स बताया जाएगा ये सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में, और जो रैंक आएगा वो आफ्टर स्टेप 2 आएगा, मतलब आफ्टर इंटर्नशिप आएगा। तो इस कंडीशन में जो स्टूडेंट एवरेज स्कोर करेगा, जिसको स्कोर तो पता चल ही जाएगा अपना फाइनल एग्जाम के बाद, जैसे पता चलता था स्कोर, उसी प्रकार से नेक्स्ट वन का भी स्कोर पता चल जाएगा जनवरी में, लेकिन उसको साल भर वो चूंकि एवरेज मार्क्स समथिंग रहेगा, मान लीजिए 1000 में 600 700 रहेगा, तो उसको एश्योरिटी कैसे मिलेगा कि वो इंटर्नशिप के बाद उसको एक अच्छा रैंक मिल जाएगा, और उस रैंक में उसको जो कॉलेज या जो कुछ भी पसंद था, जो भी उसका ब्रांच डिजायर था, वो मिलेगा या ना मिलेगा। क्या उसको ये इंटर्नशिप के दौरान फिर से तैयारी शुरू कर देना चाहिए,
या जितना मार्क्स लाया है वो मार्क्स सफिशिएंट है, ये उसको पता कैसे चलेगा? तो मतलब वो इंटर्नशिप का पूरा वक्त जो है, वो पूरा साल जो है, ऐसे भी उसका जो है ये सब सोचने में और ये सब में दिमाग लगाने में उसको काफ़ी नुकसान होगा। इंटर्नशिप काफ़ी में जो फोकस करता था, वो ब्रेन अपना फोकस करता था, वो काफ़ी जो है वेस्ट जाएगा इसमें। तो जो सोल पर्पस, जो पर्पस था लाने का कि इंटर्नशिप बर्बाद ना जाए, इंटर्नशिप एकदम फ्लॉलेसली निकल जाए किसी स्टूडेंट का, जो नेक्स्ट का मकसद था लाने का, और उसमें स्किल्स लोग एक्वायर्ड करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, एग्जाम का कोई हैसल नहीं रहेगा, वो तो पर्पस ही डिफीट हो जा रहा है, क्योंकि उसको खुद पता ही नहीं है कि उसको क्या फिर से प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि रैंक तो मोस्ट प्रोबेबली आएगा नहीं, बिकॉज बहुत लोग, हो सकता है कुछ लोग नेक्स्ट स्टेप टू फेल कर जाएं। तो अगर जो पहले रैंक आ जाएगा किसी स्टूडेंट का, तो फिर बाद में फेल करने वाला को फिर रैंक हटाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि स्टेप 2 देने के बाद ही सीधे रैंक डिक्लेयर हो। तो यहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है। अब अगला कौन इसी से रिलेटेड है, ये कि हम नेक्स्ट लाने का पर्पस था कि जो है इंटर्नशिप सिक्योर हो जाए, इंटर्नशिप में लोग जो है मतलब कि अपना क्लिनिकल स्किल्स एक्वायर करें। तो ये तो ठीक है, लेकिन अब फाइनल एग्जाम के लास्ट में फाइनल एग्जाम को रिप्लेस करके एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट आ रहा है, जो कि पीजी एंट्रेंस करवाएगा। मतलब एंट्रेंस टेस्ट जो है फोर्थ ईयर के लास्ट में आ जा रहा है। तो फोर्थ ईयर में जो क्लिनिकल पोस्टिंग लोग स्टूडेंट्स ध्यान देके करते थे, उसका क्या होगा? अगर जो इंटर्नशिप बच रहा है, जो कि नहीं बच रहा है, जो हमने देखा, इंटर्नशिप में भी अलग लेवल का टेंशन रहेगा ही। तो जब इंटर्नशिप नहीं बच रहा है, और यहाँ फाइनल ईयर का भी जो क्लिनिकल पोस्टिंग है वो भी बर्बाद जा रहा है, लोग तो और बंक करेंगे अब तो क्लिनिकल पोस्टिंग्स वगैरह, क्योंकि अब तो अटेंडेंस भी वैलिड होगा या वैल्यू होगा अटेंडेंस का या नहीं, ये भी अब एक डाउटफुल बात हो गया है। तो जब अटेंडेंस भी डाउटफुल है काफ़ी, कि अटेंडेंस का भी कोई वेटेज रहेगा या ना रहेगा, तो लोग और अच्छा से मतलब कि और बंक करेंगे क्लास, और क्लिनिकल पोस्टिंग जो फोर्थ ईयर में लोग अच्छे से करते थे वो भी अब नहीं हो पाएगा। तो एक ये भी एक अलग कौन है। अब जो है अगला जो है वो स्पेसिफिकली 19 बैच के लिए, क्योंकि 19 बैच को काफ़ी लेट से पता चल रहा है कि हो सकता है कि 19 बैच का दिसंबर 2023 से ये एग्जाम हो जाए नेक्स्ट वन का। तो मतलब 11 महीने बचे हैं, और सब सब्जेक्ट्स का जो है एमसीक्यू लेवल पर एकदम पीजी एंट्रेंस लेवल पर तैयारी उसको 11 मंथ्स में ही 19 बैच को करना है। तो अब भगवान बचाए 19 बैच को। तो एक कौन तो ये भी हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इस सिस्टम में इतना सारा कौन है, और अभी प्रेजेंट सिस्टम जो हमारा चल रहा था वो जब इतना फ्लॉलेस था, इतना बेहतरीन था, तो फिर आखिर इसको क्यों लाया गया? हालांकि अभी इन चीज़ों पर सवाल करने का टाइम इसीलिए भी नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास जब टाइम था कि एनएमसी बिल जब प्रपोज हुआ था, उसी में हम लोगों को पता था कि बहुत सारा आगे दिक्कत आने वाला है, लेकिन हम लोगों ने उसका जो है कंबाइंड रूप से उसको अपोज नहीं किया। अब वो लागू हो गया है, तो अब कंप्लीटली इसको तो नहीं हटाया जा सकता है। हमारा गलती यही है कि हम यही सोचते हैं कि हम गिनी पिग्स ना बने, ये आफत हमारे पर ना आए, दूसरे पर आ जाए, यही हमारा गलती है। हम जब हमें पता है कि ये सिस्टम गलत है, तो हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारे पर ना आए, दूसरे पर आ जाए? हम क्यों नहीं एक कलेक्टिवली कंबाइंड रूप से सभी बैचेस मिलके इस चीज़ का विरोध करें, इस चीज़ को अपोज करें? हालांकि अब कंप्लीटली विरोध नहीं किया जा सकता क्योंकि एनएमसी बिल आ चुका है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग पार्शियली विरोध कर सकते हैं। और ये प्रेजेंट फॉर्म में जो नेक्स्ट लाया जा रहा है, जो ये प्रेजेंट ड्राफ्ट है, एटलीस्ट इसका तो विरोध कर सकते हैं। इस पर तो सजेशंस जो एनएमसी मांगा है उसको कंबाइंड रूप से, यूनिफॉर्म रूप से अच्छे से हम लोग सब कोई मेल कर सकते हैं कि जो सजेशंस मांगा गया है उसको सही सजेशन मिले, और जाके कुछ तो इम्प्रूव करे, कुछ तो कम खतरनाक हो। तो यही डिस्कशन था। आई होप कि कुछ क्लैरिटी आया होगा इस टॉपिक पर। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं, या कोरा पर जो मैंने आंसर लिखा है उसके कमेंट सेक्शन पर भी जाके डिस्कस कर सकते हैं इसको लेके, और हम लोग को मिलके एक कंबाइंड रिस्पॉन्स तैयार करना चाहिए और एनएमसी को भेजना चाहिए। थैंक यू।